नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। एक बार जुड़ जाइए सारे साथी, एक बार जुड़ जाइए। कल आप लोगों की क्लास हो नहीं पाई, कल बहुत तबीयत खराब थी। और चलिए पहले जुड़िए, फिर करते हैं बात। 2 मिनट बात करेंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। मानवाधिकार हमारी चल रही है, स्पेशल टॉपिक, और ये क्लास कंबाइन चल रही है यूपी पुलिस वाले साथियों की और होमगार्ड की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सेम ही एग्ज़ाम है। मतलब वो दोनों एग्ज़ाम उन्हें देने हैं, तो बच्चे को ये ना लगे कि जी हमें कुछ अलग पढ़ा दिया, क्या यूपी पुलिस वालों को कुछ अच्छा पढ़ाया हो कभी। तो ये वाले स्पेशल टॉपिक सेम ही करवाऊंगा। कोशिश तो थी एक टॉपिक अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 दिन माइग्रेन ने परेशान कर दिया। और ये समस्या बेटा मेरे साथ बहुत पुरानी थी। अब कुछ टाइम से मैं ठीक था, क्योंकि सुबह प्रॉपर थोड़ी नींद मिल पा रही थी। अब क्लास सुबह की तो वो नींद वाला सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि रात में 1 बजे के करीब तक जो है काम करना होता है। तो ये समस्या फिर से आने लगी, और ये ऐसी होती है कि फिर मेरे साथ फिर पढ़ाना नहीं, क्लास में खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है फिर समय का फिर से, क्योंकि आपकी ऐसे तो छुट्टी नहीं कर सकते। अब आपका होमगार्ड का भी पेपर आने वाला है, आपका यूपी पुलिस का भी पेपर आने वाला है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए अभी तबीयत बेटर है बेटा, बेटर है अभी। तो आज सुबह क्लास इसलिए नहीं रखी, क्योंकि मुझे फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जो नेचुरली जब तक नींद आ रही है मैं सोता रहता हूँ, अलार्म वगैरह नहीं भरता। तो फिर ये लगभग शिकायत ज़ीरो तो नहीं कह रहा मैं, 5-7-10% तक रुकी रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ये बेटा एक ही वीक में मतलब 2 बार होना तो मुझे इंडिकेशन हो गया कि भाई अब ये तो नहीं हो सकता। यही करते हैं, इसी टाइम कर लेते हैं, ठीक है। एक बात मैं बताऊं, हाँ देखो, होमगार्ड वाले बच्चे क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनका एक सीधे सीधे ये है कि भैया होमगार्ड का कि जी क्या कब तक सिलेबस हो जाएगा। देखो ये स्पेशल टॉपिक ही बचे हैं आपके, उसके अलावा तो 1-2 टॉपिक हैं, केवल 2 क्लास। जो नॉर्मल क्लास बची हैं केवल 2 होनी है। और स्पेशल टॉपिक में मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, इसमें भगदड़ मत करना। इससे हो सकता है आपके तो 20-30 सवाल भी आए, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर है, हो सकता है 40 सवाल भी आए। तो इसमें मत भगदड़ करो। ये जब तक भी हो आप पढ़ते जाओ, रटते जाओ, पढ़ते जाओ, रटते जाओ, रिवीजन करते जाओ। इसको तो आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। तो इसमें भगदड़ नहीं करनी है बेटा। इसमें मत कहना चाहे तो मैं पूरी फरवरी ले जाऊं इसमें। इसको आपको बस ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, हाँ तो होमगार्ड में केवल और केवल ये स्पेशल टॉपिक बचे हैं, है ना, प्लस 2 क्लास या 3 क्लास अलग से लूंगा, 2 या 3, ठीक है। वो एक दिन पहले इसी क्लास में बता दूंगा कि कल आपको इस टाइम पे और लेनी है क्लास। अब लेकिन आप कहोगे जी प्रैक्टिस अब कैसे करें हम। प्रैक्टिस में आपकी अब यूट्यूब पे शुरू करूंगा। प्रैक्टिस सेट हम आपके यूट्यूब पे शुरू करेंगे जल्दी। इस बारे में एक डिसीजन ले रहे हैं, और वो होमगार्ड और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए होगा, दोनों की बेहतरीन तैयारी के लिए होगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसमें बेटा कोई भगदड़ नहीं करेंगे। हम कर रहे थे मानवाधिकार में, हमने NHRC के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ मानवाधिकार संशोधन। देखो बेटा हमने पढ़ा NHRC बना हमारा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो मानवाधिकार संशोधन हुआ, संशोधन, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, ये 2019 में आया। 2019 में हमारा ध्यान रखना है मानवाधिकार संरक्षण, एक वर्ड रह गया है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। अब हम कल जो पढ़ रहे थे चीजें, उसमें थोड़ा बदलाव किया, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। और क्या बदलाव किया बताओ, इसमें क्या बदलाव किया। तो पहला ध्यान रखना है, ये सवाल बनता है, ये लोकसभा में किसने पेश किया था, लोकसभा में पेश। तो ध्यान रखना उस टाइम पे हमारे गृह मंत्री जो भी हों वो करते हैं, तो गृह मंत्री। और 2019 में हमारे गृह मंत्री कौन थे, अमित शाह। सीधे सवाल आएगा कि मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम का
जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ 2019 में, तो वो किसने पेश किया था? तो वो गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था बेटा, ध्यान रखना है। किस में संशोधन हुआ? तो जो मेन एक्ट है, संशोधन किस में हुआ इसमें? तो संशोधन हुआ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। हमारा पहला अधिनियम हमने पढ़ा था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। जल्दी से एक बार मुझे सवाल बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पे है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो संशोधन हुआ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। 2019 में हमने ये संशोधन किया है। और इसके मेन पॉइंट क्या है बेटा, है ना? पॉइंट, ठीक है। बदलाव एक, इसमें मेन बदलाव है बदलाव एक नंबर बदलाव है कि जो एनएचआरसी का अध्यक्ष, याद रखना है बेटा, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष, ध्यान रखना है, भारत के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ रिटायर्ड कोई भी जज बन सकता है। रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। अब आपको समझ में थोड़ा सा कम आया होगा, बन सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। जहां समझ में ना आए बताते रहना, है ना, कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई थोड़ा सा वैसा एक्ट वैक्ट का सिस्टम है ना, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, इससे लगभग हर शिफ्ट में, यूपी पुलिस में भी एक एक क्वेश्चन आता है। तो होमगार्ड में हो सकता है 2-2, 3-3, 4-4 तक भी आ जाए। तो देखो, न्यायाधीश के साथ साथ पहले क्या था, जब 1993 बना, ठीक है, तो 93 के अनुसार अध्यक्ष कौन हो सकता था भैया? सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश। पहले ऐसा था केवल मुख्य न्यायाधीश, पर देखो मुख्य न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट में एक ही होता है केवल। भैया ऐसे में तो हो सकता है कभी हमें मिलने में ही दिक्कत हो जाए, इतने अवेलेबल ही ना हो, याद रखना है। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि जो 1993 में अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजीआई हो सकता था ना, अब बदल के कि रिटायर्ड सीजीआई के साथ साथ रिटायर्ड कोई भी जज, ये चीज जोड़ दी। और ये सीधे पूछा जाता है कि भैया ये कैसे आया, तो जो 2019 में हमने एक अमेंडमेंट किया है उससे आया है बेटा, उससे आया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, कोई एक बच्चा कह रहा है सर ये यूपी पुलिस के लिए ले सकते हैं क्लास? बेटा बिल्कुल, ये यूपी पुलिस की क्लास है तो क्यों नहीं ले सकते हो? यूपी पुलिस की तो क्लास ही है, कैसे नहीं लोगे? फिर ये तो लेनी ही है आपको, ठीक है। जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था उससे मैं कुछ कुछ चीजें पूछता भी चलूंगा। मुझे जल्दी बताओ कि मानवाधिकार की कितनी पीढ़ियां मैंने पिछले बार बताई थी, कितनी पीढ़ियां बताई थी? ठीक है, तो न्यायाधीश के साथ साथ रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। और बदलाव बदलाव, ध्यान रखना है, बदलाव 2, ये 2 मुख्य संशोधन आए हैं। बदलाव 2, इस संशोधन अधिनियम से 2 आए हैं, ध्यान रखना है। कार्यकाल, किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में। तो बदलाव 2 है कार्यकाल, यानी कि इनका टेन्योर। तो पहले क्या था बताओ? पहले था, ध्यान रखना है, 5 वर्ष या 70 साल की उम्र तक में जो भी पहले हो, तो ध्यान रखना है 5 वर्ष या 70 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। अब क्या है? अब तो ध्यान रखना है 3 वर्ष या
70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। वो इसलिए कि क्या पता कोई 68 साल की उम्र में बने तो वो फिर 2 ही साल रह पाएगा, वो 70 साल की उम्र पे चला जाएगा। पर ऐसा हो सकता है कोई 66 साल की उम्र में ही बन जाए, 66 में। तो 66 की में अगर कोई बनेगा बेटा, याद रखना है, तो 66 वाला 3 साल रह जाएगा, पूरा 3 साल रह जाएगा। सर स्लो प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा बिल्कुल तो स्लो है, 20 मिनट में यही इतना ही पढ़ा है केवल। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम आया 2019 में, लोकसभा में पेश किया गृह मंत्री अमित शाह ने। संशोधन याद रखना है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में इससे संशोधन किया है। बदलाव एक है कि एनएचआरसी का अध्यक्ष पहले केवल रिटायर्ड सीजेआई मुख्य न्यायाधीश हो सकता था, अब साथ में रिटायर्ड कोई भी जज भी बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही हो, ठीक है। और बदलाव दो है, कार्यकाल में पहले 5 साल या 70 साल की उम्र तक ये होता था, जो भी पहले हो जाएगा, और अब 3 साल या 70 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। याद रखना है, ये धीरे धीरे हमारा बदलाव निकल के आ रहा है। मैंने पूछा था कितनी पीढ़ियां, तो आप में से कह रहे हो 3। कितनी पीढ़ियां बेटा? 3। हाँ बेटा, कल से यही है। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी बच्चे कुछ बाद में भी जुड़े हैं, कि मुझे माइग्रेन की शिकायत है काफ़ी दिनों से, 4-5 साल से, और सुबह जल्दी जगने से मैं 2 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से उसमें सर दर्द होता है और आंखें खोलने में भी दिक्कत होती है। आप लोगों ने कुछ ने देखा भी होगा कि कई बार मेरी आंखें भी सूजी हुई सी आती थी सुबह सुबह। तो वो शाम, मतलब आपकी कोई और दिन क्लास बिगड़े, इससे अच्छा है कि मुझे दोबारा वही समय मैंने कर लिया है, ठीक है। चलिए ध्यान आएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे, अब हमें एक चीज देखनी है बेटा। हमें क्या चीज देखनी है? देखो, अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो एनएचआरसी है ये कैसे बनता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार, यहां से सवाल बनता है, आयोग की संरचना, कंपोजिशन क्या है इसकी, कौन कौन रहते हैं इसमें। तो ध्यान रखना है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है। आपसे पूछा जाए एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, कितने रहते हैं? 5 सदस्य, और 7 पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, तो ध्यान रखना है, ये लोग रहते हैं, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य। कितने हैं? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य। अब मैं बताऊं कौन कौन होते हैं, सवाल कैसे बनता है, इसमें कितने मेंबर हैं? इतने। इसमें अध्यक्ष कितने हैं? एक ही होता है अध्यक्ष। इसमें फुल टाइम मेंबर कौन है? 5 फुल टाइम मेंबर हैं। ये फुल टाइम मेंबर हैं बेटा। ये क्या है? फुल टाइम मेंबर, जिन्हें हम कह देते हैं हिंदी में पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा बेटा। और 7 पदेन, पदेन का मतलब जानते हो? जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी, हाँ या ना में बताना बस। हमारे, कोई ट्रिक नहीं है इसका, प्रतिमा पूछ रही है बेटा इसका कैसे ट्रिक निकालोगे, ये कैसे ट्रिक निकालोगे मेरी शेर? तो ध्यान रखना है, पदेन सदस्य ऐसे होता है, हाँ या ना में बताना। हमारे उपराष्ट्रपति जी क्या राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? क्या पदेन सभापति होते हैं बेटा? क्या पदेन सदस्य टोटल कितने हो गए, गिन लो, 6, 7, 13। क्या पदेन सभापति होते हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति जी। हाँ, जिन बच्चों को समझ है, जिन्होंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो उन्हें पता है, हाँ पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब पता है क्या? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्स ऑफिशियो।
मतलब जैसे ही हमारे यहां कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारी राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, सभापति बन जाएगा। ये चीज जिसे समझ में आ गई, ये बताना मुझे कि जैसे ही हमारे यहां पदेन सभापति का मतलब है कि जैसे ही हमारे यहां कोई मेंबर आया और वो मेंबर, वो जो है मतलब जैसे ही हमारे यहां कोई व्यक्ति आया और वो उपराष्ट्रपति बना, तो वो सीधे सीधे राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने वाला हो गया। राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने वाला हो गया। क्लियर है यहां तक? हां, तो ध्यान रखना है। ऐसे ही यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको ऐसी पीडीएफ दूंगा मैं, बाइलिंगुअल भी साथ में, ये भी दूंगा बेटा, और साथ में ये बाइलिंगुअल भी मिलेगी, और साथ में ये भी लिखा रहेगा। अब जो आगे की जितनी भी पीडीएफ है वो पूरी इस तरह से आपको मिलेंगी, तो टेंशन मत लेना, है ना। जिसे यहां से समझ में आए यहां से ले लेना, जिसे यहां से समझ में आए वो यहां से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है मानव अधिकारों की संरचना। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको। एक तो अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन बनेगा? इसके अध्यक्ष जो बनेंगे बेटा, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजेआई या कोई भी जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट से अभी एक हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं 52वें नंबर के रिटायर हुए हैं। वो 52वें नंबर के जो रिटायर हुए हैं, भाई गवर्नमेंट जाएगी उनके पास कि जी आप हमारे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनना चाहोगे? आप हमारे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनना चाहोगे? वो कहेंगे हां जी बन जाता हूं, तो उनको बना दिया जाएगा। पर अगर हमारे जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहते नहीं जी मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो अब गांव में जाके अपने पेड़ पौधों की देखभाल करूंगा, मुझे आपका यहां जो ये है ना आपका ये मानवाधिकार आयोग, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं बन सकता। और हमारे जितने भी जिंदा सीजेआई हैं पुराने वाले, जिंदा जो 70 साल से ऊपर के नहीं हैं, वो सब कहते हैं जी 2-3 हुए मान लो कि हाँ जी हम नहीं बन सकते, हमारे तो अपने घर के काम है, हम वो करेंगे, अपना सब्जी भाजी काटेंगे अब तो हम। तो फिर क्या ये पद भरेगा ही नहीं? भर जाएगा, पहले नहीं भरता था। 2019 के बाद ये सहूलियत हो गई है कि अब कोई भी, ये मुख्य न्यायाधीश तो है ही, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पर अब कोई भी जज बन सकता है, कोई भी जज बन सकता है बेटा, याद रखना है, कोई भी जज। यानी कि कोई ऐसा था जो सीजीआई तो नहीं बना था पर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गया है, तो वो भी बन जाएगा। अगले 2 और हैं, ये इसके अलावा 2 सदस्य ऐसे हैं जो कि जज ही होंगे कहीं ना कहीं, न्यायिक का मतलब है जुडिशियल। ये 2 और हैं इनके अलावा जो कहीं ना कहीं जज होने चाहिए। कहां कहां होने चाहिए? तो देखो, एससी में कोई काम कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट में या रिटायर्ड हो गया हो जज, वो एक मेंबर बन जाएगा। और कोई हाई कोर्ट में काम कर रहा हो या रिटायर्ड हो गया हो लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, क्या हो? मुख्य न्यायाधीश, एक ये बन जाएगा। तो 3 है और इसको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, समझने का तो है ही नहीं कुछ। समझ में तो बस इतना आना चाहिए कि हमारे यहां एक अध्यक्ष बैठा है, एक अध्यक्ष, ये 5 मेंबर हैं, ये अध्यक्ष है बेटा, अध्यक्ष। अध्यक्ष हमारा रिटायर्ड या तो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, कहीं का भी जज हो। ये 2 हैं, ये भी कहीं ना कहीं कानून से जुड़े हुए ही लोग होने चाहिए, जज ही होने चाहिए। तो इनमें से जो पहले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या तो अभी भी काम कर रहे हो, अध्यक्ष काम करने वाला नहीं हो सकता, देखो अध्यक्ष काम करने वाला नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में या तो अभी भी काम कर रहे हो या रिटायर्ड हो गए हो सुप्रीम कोर्ट में, या तो एक ऐसे आदमी चाहिए हमें इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए ऐसे जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे तो हो चाहे रिटायर्ड हो गए हों, यानी दोनों कंडीशन हो, लेकिन मुख्य न्यायाधीश हो। तो सुप्रीम कोर्ट का तो केवल जज चल जाएगा, पर यहां पे बेटा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चलेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चलेगा। ये आपको समझने की जरूरत है कौन चलेगा। इसके 3 सदस्य ऐसे हैं, अब यहां देखो 3, ये मानव अधिकार के विशेषज्ञ होने चाहिए।
मतलब ये जज वज ना हो, लेकिन इनको मानव अधिकार की समझ हो। पहला तो जरूर जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, और वो ये दो भी जज होंगे, लेकिन कैसे कैसे होंगे यहां लिखा है। पर याद रखना ये जो तीन है ना, तीन, ये मानव अधिकार की इनको अच्छे से जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। यानी मानव अधिकार विशेषज्ञ, ये कौन होने चाहिए? मानव अधिकार के विशेष जानकारी रखने वाले, मानव अधिकार की विशेष जानकारी। यानी यहां जज की जरूरत नहीं है, यहां भी जरूरत नहीं है, यहां भी नहीं है, पर इनमें से ये तीनों कैसे होने चाहिए? मानवाधिकार विशेषज्ञ, मानव अधिकार विशेषज्ञ तीन होने चाहिए। मानव अधिकार के एक्सपर्ट, यानी इस क्षेत्र में काम किया हो इन्होंने, विशेषज्ञ। और इन तीन में से एक महिला, इन तीन में से एक महिला, तीन में से एक महिला हो, तीन में से एक कौन होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। बोरिंग फील हो रही है क्लास? हाँ बेटा, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। अब इसको मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें समझ में भी आ रहा है, और अगर आपको नहीं ध्यान से पढ़ना है तो समझ में आएगा भी नहीं। इसमें कोई गणित नहीं है। मैं आपसे कहूं आपको तीन लोग चुनने हैं, एक ढूंढ के लाओ जो सुप्रीम कोर्ट में से रिटायर्ड हो गया हो, और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर क्या हुआ हो, कौन सी पोस्ट से, चाहे तो चीफ जस्टिस से हुआ हो, चाहे तो केवल जज रहा हो। आपसे ही कह रहा हूं मैं, आप देखो के लिए जी हाँ ढूंढ लेंगे। मैं कह रहा हूं फिर एक और मेंबर आपको देखना है जो सुप्रीम कोर्ट में है तो काम कर रहा हो जज के तौर पे, या रिटायर्ड भी हो गया हो। बोले ठीक है भैया हम ढूंढ लेंगे। तीसरा सिंपल ऐसा ढूंढना है एक जो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ, या तो काम कर रहा हो या तो रिटायर्ड हो गया हो। यह सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं। अभी आपको रटनी है बार बार, क्योंकि आपके लिए नई है, इस तरह की पढ़ाई आपने करी नहीं है, तो ये एक बार में समझ में आएगी नहीं, मतलब एक बार में याद नहीं होगी, समझ में तो आएगी। अब सेम चीज अगर मैं आपसे कहूं, फिर मैं कहूंगा कि भैया 6 लोग ढूंढने हैं आपको, फिर 3 लोग आपको ऐसा ढूंढने हैं जिनको मानव अधिकारों की समझ हो। आप उठा लाए 3 लोगों को, भैया पिंटू हो जाएगा, एक चिंटू हो जाएगा, एक सिंटू हो जाएगा। मैं कहूंगा पिंटू और चिंटू ठीक है, पर सिंटू नहीं, क्योंकि एक महिला भी होनी चाहिए। तो फिर आप कहोगे ठीक है भैया, तो इसकी सिंटू की जगह चिंटी ले आएंगे। बस इतना गणित है, बस इसमें इतना गणित है। अब सवाल कैसे आएगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखना है, मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ये मानव अधिकार आयोग में कितने मानव अधिकार विशेषज्ञ होते हैं? 3। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन योग्य है? सुप्रीम कोर्ट का कोई जो काम कर रहा है जज? नहीं। हाई कोर्ट में जो काम कर रहा है जज? नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड हो गया हो, चाहे जज हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो। हाँ भैया, यही तो पढ़ा था हमने पहली लाइन में कि अध्यक्ष बनना है तो चाहे तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे काम किया हो, चाहे तो चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया हो, हम भैया बना लेंगे। जज और न्यायाधीश एक बात है, वो हिंदी में, वो अंग्रेजी में, पर मुख्य न्यायाधीश अलग है। मुख्य का मतलब है पूरे सुप्रीम कोर्ट का मुखिया, हाई कोर्ट में मुख्य का मतलब है पूरे हाई कोर्ट का मुखिया। अभी चीजें जो समझ में आ रही हैं तो जल्दी बताओ, एक बार थम्स अप करेंगे। अब 7 पदेन हैं, वो पदेन में समझाऊंगा आपको। अगर कोई आदमी हमारे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बन गया तो वो अपने आप ही राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति की तरह इसका भी माना जाएगा, उपराष्ट्रपति की तरह इसका भी माना जाएगा। चलिए, जो हमारे अल्पसंख्यक आयोग का, यानी हमारा जो अल्पसंख्यक आयोग है, माइनॉरिटी कमीशन है, जो माइनॉरिटी कमीशन है। दूसरा, जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, उसका अध्यक्ष भी यहां पे है। एक अनुसूचित जनजाति आयोग होता है बेटा, उसका अध्यक्ष भी इसका खुद सदस्य माना जाएगा। यानी जैसे ही आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने, आपका दोस्त जीतू है, वो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, तो वो अपने आप ही मानव अधिकार में पदेन सदस्य बन जाएगा। यहां भी उसकी एक कुर्सी गिर जाएगी। वैसे ही
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, तो जो एससी एनसीएससी का है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वो भी जैसे ही किसी ने एनसीएससी के पद पर बेटा अपना कब्जा किया, वैसे ही वो सीधे सीधे मानवाधिकार में भी उसकी एक कुर्सी गिर जाएगी। ठीक है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति आयोग वाले की भी डल जाएगी, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। चौथा, महिला आयोग में जो अध्यक्ष हैं उनकी भी कुर्सी गिर जाएगी, वो भी बन गई, वो भी। पिछड़ा वर्ग आयोग का, यानी 5 आयोग महत्वपूर्ण देख लिए हमने, 5 महत्वपूर्ण आयोग देख लिए। पांचों के जो अध्यक्ष हैं, पांचों के जो अध्यक्ष हैं वो भैया मानव अधिकार में ऑटोमेटिकली आ गए, ऑटोमेटिकली आ गए मानव अधिकार में जो पांचों के अध्यक्ष हैं। छठे नंबर पे बेटा एक विकलांग व्यक्तियों के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें कमिश्नर नाम की पोस्ट होती है, आयुक्त, कमिश्नर नाम की पोस्ट होती है, तो वो भी बन जाएगा। और लास्ट में एक बच्चों के अधिकारों के लिए आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। तो याद रखना है ये भी, बाल संरक्षण आयोग के मुख्य आयुक्त या अध्यक्ष, दोनों नाम कुछ भी लिखा जाए। तो हमें सीधे सीधे बस याद रखना है कि इसके 13 मेंबर में से एक अध्यक्ष होगा, 2 ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जुडिशियल से ही जुड़े हुए हैं, जो हमारी न्यायपालिका में ही जज हैं, 2 वो। 3 ऐसे होंगे जिन्हें विशेषज्ञता हो, इस जो समझ रखते हो कि मानवाधिकार है क्या, किस तरह से इस पे काम करना है, 3 वो व्यक्ति होंगे। और 7 लोग ये हैं। हाई कोर्ट का मतलब बेटा उच्च न्यायालय, हिंदी में उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए, तो हाई कोर्ट याद रखना है, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। चलिए, ये हम आपकी जायज मांग है, किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा तो लिख देते हैं। हाई कोर्ट जो हमारे स्टेट में होते हैं ना, जैसे उच्च न्यायालय, जैसे यूपी का कहां पे बताना जरा, यूपी का कहां पे है। और एससी का मतलब यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। चिंता मत करो, जो आपकी जायज मांग है वो 100% सुनी जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये समझ में आ गया मानव अधिकार आयोग, और ये समझ में तो आ जाएगा पर फिर भी रटना पड़ेगा, इसको बार बार रटना ही पड़ेगा। विनीता बेटा नहीं रटोगी तो फिर सिलेक्शन से दूर रह जाओगी, ये रटना है। समझ में जिसे आ गया हो थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। आगे आइए, अब यहां सीधे सीधे सवाल बनेंगे कुछ, क्या क्या बनेंगे देखो। एनएचआरसी का अध्यक्ष हमने अभी पढ़ाई था, अब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति। तो सीधे सवाल आता है, नियुक्ति होती है बेटा प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट है ना के द्वारा। तो इसकी नियुक्ति होगी यानी अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और 6 सदस्यीय समिति है एक। तो ध्यान रखना है, एनएचआरसी का जो अध्यक्ष बनता है वो उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हम यहां पे आपको पढ़ा देता हूं मैं। एनएचआरसी का अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अधिकार आयोग। पहले तो नियुक्ति की बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम, नियुक्ति। तो ध्यान रखना है, नियुक्ति जो है वो अपॉइंटमेंट जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके, एक समिति है, समिति सिफारिश करेगी, समिति है एक कमेटी है वो सिफारिश करेगी, नहीं वो कहेगी जी इसे ले लो, सिफारिश वो क्या करेगी, तो एक कमेटी है वो सिफारिश करेगी। आपको ना जैसे भैया आपने देखा होगा
कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैंने बोल दिया बेटा है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो इसमें कई जगह मिलेगा आपको, चिंता मत करो, इस पूरी पीडीएफ में कई जगह मिलेगा। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उस समिति सिफारिश करेगी और उस समिति में कौन होगा, ठीक है, समिति की अध्यक्षता पीएम करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसमें ध्यान रखना है उस समिति में 6 सदस्य होंगे। ये 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि भैया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो सिफारिश करती है उस समिति में कितने सदस्य होंगे, 6 होंगे। उस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो याद रखना है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और कितने सदस्य होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होने वाले हैं इसमें। 6 कौन कौन है, जिसमें प्रधानमंत्री होगा तो सबसे पहले भैया प्रधानमंत्री का नाम ही लिखना है। तो प्रधानमंत्री पहले हैं, कौन है, प्रधानमंत्री जो हैं इसमें पहले हैं बेटा, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री के अलावा नंबर 2 हैं गृह मंत्री। क्या गृह मंत्री भी होते हैं इसमें, बताओ। तो जैसे अभी के हिसाब से देखें तो पीएम है और गृह मंत्री हैं, कौन है, पीएम है और गृह मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, नंबर 3 है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। नंबर 3 है लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखना है बेटा। चौथा है राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के उप सभापति। 5वें कौन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और 6ठे हैं बेटा राज्यसभा में विपक्ष के नेता। अब देखा जाए तो ये बताओ मुझे, इसमें सरकार के कितने आदमी हो गए, इन 6 में से सरकार के कितने आदमी हो गए। आपको ये 6 चीज समझ में आ रही हो अगर, तो जल्दी बताओ इसमें से सरकार के कितने आदमी हो गए हैं, सरकार के कितने आदमी हो गए बताओ। इसमें सरकार के कितने आदमी हो गए। हाँ मानसी बेटा, दोनों चीजों से चलेगी, मैंने हाथ से पढ़ाने का वादा किया है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। 4, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी समझ तो है, आपका खुद पे भरोसा नहीं है, बस खुद पे भरोसा नहीं है। 4 सारे बच्चों ने, 1-2 को छोड़ के सबने, 1-2 को छोड़ के सबने सही बताया है बेटा कि सरकार जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, इनमें केवल ये 2 व्यक्ति आपको बाहर से दिख सकते हैं, बाकी लोग तो बाहर के हैं ही नहीं। बाकी लोग तो भैया सरकार के हिस्से हैं, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, लोकसभा के अध्यक्ष भी और राज्यसभा के उपसभापति भी, राज्यसभा के उपसभापति भी, ठीक है। कार्यकाल हमने देखा ही था, कार्यकाल है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हम इसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं अभी, किसकी, इसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, एनएचआरसी की। कार्यकाल हमने देखा ही था, कार्यकाल कितना रहेगा, क्या बेटा अब के हिसाब से 3 वर्ष या 70 साल की उम्र तक, या 70 साल की उम्र तक, क्या हमने इतना देखा है। हाँ जी, 3 साल या 70 साल की उम्र तक हमने देखा है, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। तो 3 साल या 70 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। बार बार आएंगी चीजें, बार बार रिपीट करोगे, लेकिन डरोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, बार बार आएंगी। इसकी एमसीक्यू में भी आएंगी, जब प्रैक्टिस सेट होगा तब भी आएंगी। अगर सोच रहे हो एक बार में पढ़ के चीजें कंठस्थ हो जाएंगी तो अब तक नौकरी लगी गई होती, अभी तक क्यों वेट करना होता फिर। तो मतलब चीजें मेहनत तो मांगेंगी पर आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, है ना, बार बार हो जाएंगी। ध्यान रखना है,
पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट, पुनः नियुक्ति, कि जी एक बार 3 साल हो गए, मान लो कोई आदमी 66 साल की उम्र में ही बन गया, 3 साल उसने काम कर लिया, कितने साल का हो जाएगा वो? 66 साल का एक आदमी बन गया इसका अध्यक्ष, क्योंकि रिटायर्ड आदमी बनना चाहिए और 65 की उम्र में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, तो एक 66 की में बन गया। अब वो बना दिया, 3 साल 69 हो गए, तो फिर से, क्योंकि उसकी उम्र तो बच रही है, फिर से नियुक्ति की जा सकती है। हाँ की जा सकती है, की जा सकती है बेटा, की जा सकती है। ठीक है, विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार है और अभी राहुल गांधी मुख्य विपक्षी दल है, विरोध वाला दल, तो वो लोकसभा में अध्यक्ष हैं, ऐसे होते हैं विपक्षी नेता। ठीक है, चलिए हो जाएगा, तो पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, पर याद रखना है एक्स पर कोई भी 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। अगर एक आदमी आज रिटायर हो गया, देखो अगर पूछे मैक्सिमम कितना, 5 साल, मैक्सिमम कार्यकाल कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? कार्यकाल 5 साल। अब आप कहोगे कि जी ये कहां लिखा है? ये कहीं भी लिखा नहीं है, पर मैं अगर आपसे एक चीज पूछूंगा, कॉमन सेंस, एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ, वो 65 साल की उम्र में रिटायर होता है और उसी दिन उसे बना दिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। अब जब उसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया, मेरे शेरों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उसे बना दिया, तो ये बताओ अगर वो 70 साल तक भी काम कर ले, उसे फिर से भी नियुक्त कर दो, तो भी 5 ही साल तो मैक्सिमम है, 5 ही साल तो मैक्सिमम है उसमें, उसी दिन बना दो बेशक, ध्यान रखना है। तो याद रखना है पुनः नियुक्ति की जा सकती है मैक्सिमम 5 साल, और याद रखना है समय से पूर्व हटाया जा सकता है, समय से पूर्व कब हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है, तो एक शर्त आएगी, समय से पूर्व कब हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखना है बेटा, याद रखना है दुराचार या असमर्थता, दुराचार या असमर्थता, यानी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, वो योग्य ही ना हो या उन्होंने कुछ अच्छा बिहेव ना किया हो, बेटा याद रखना है, बढ़िया से बिहेव ना किया हो तो भी। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये कि भैया इस तरह की चीजें आएंगी। आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूं, एनएचआरसी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई भी जज हो सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, प्रधानमंत्री जिसमें भी होंगे वो अध्यक्ष बनेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन? तो इसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं खुद, एक दूसरे नंबर याद रखना है बेटा, दूसरे नंबर गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री। तीसरा इसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति, क्योंकि सभापति के पास तो एक और पद है उपराष्ट्रपति का। फिर संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, यानी बेटा याद रखना है विपक्ष के नेता जो हैं वो दोनों, कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, हो सकता है। हटाएंगे कब? तो जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर 2 चीज, दुराचार या असमर्थता यानी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी जो है सिद्ध हो जाए तो उनको हटा देंगे बेटा। इसमें 2 बार संशोधन हुए हैं। ठीक है, 1993 के एक्ट में कितनी बार संशोधन? 2 बार हुआ है। कितनी बार चेंज, कोई बदलाव हुआ है? तो ध्यान रखना है 2 बार संशोधन हुआ है। एक बार 2006 में, 2006 पुरानी बात हो गई, ज्यादा सवाल वहां से बनेंगे नहीं, बनेगा सवाल 2019 से, 2019 से। ठीक है, चलिए इनमें से बताओ, इन दोनों में से कौन से में कार्यकाल 5 से 3 साल किया था? 5 से 3 साल किस में किया था बेटा? पंकज बेटा, सर आपकी क्लास का टाइम पता नहीं चलता किधर चलेगा। पंकज आप जुड़े नहीं हो शुरू में, हाँ आप शुरू में नहीं जुड़े। मैं बेटा
माइग्रेन की शिकायत चल रही थी, मुझे सुबह जगने से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आपकी 2 दिन क्लास छुट्टी हो गई, होमगार्ड का पेपर भी डेट डिक्लेयर हो गई है, आपकी भी डेट डिक्लेयर हो गई है। आपके लिए इवन यूट्यूब पे भी हम कुछ लाने की प्लान कर रहे हैं, और ऐसे में अगर क्लास ना हो तो फिर तो थोड़ा सा दुख पहुंचता है ना। इसलिए ये वैसा टाइम है कि जब आपकी क्लास की छुट्टी नहीं होगी, और कल जो क्लास नहीं हो पाई उसकी जगह आपकी सैटरडे क्लास होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, चलिए तो हम अब देख लेते हैं। ये मैंने अंग्रेजी में भी दिया है आपको, जिनका अंग्रेजी मीडियम है वो सारे बच्चों को ये पीडीएफ दोनों में मिलेगी, बाइलिंगुअल में मिलेगी बेटा। अब आ जाइए, इसके कार्य सीधे सीधे बहुत ज्यादा नहीं पूछता, इसके सिंपल सा नॉर्मल आपको पता होगा कार्य और शक्ति क्या क्या है। देखो, पहला, अगर कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, भैया जब ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया ही है तो सीधे सीधे इसका पहला काम क्या होगा कि अगर कहीं पे मानव अधिकारों को ब्रीच किया जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है, मानव अधिकारों को चोट पहुंचाई जा रही है, तो याद रखना है सीधे सीधे ही वो हमारे काम में आएगा या नहीं, क्योंकि संस्था ही किस लिए बनी है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनी हुई संस्था है, तो इसलिए ये जांच करेगी जब भी मानव अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दूसरा, किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, इसकी शक्ति है। ये तो है कार्य, इस कार्य में अब छोटे छोटे कितने भी बना लो, शक्ति है कि जैसे मानव अधिकार आयोग है, वो किसी भी जेल में चला जाएगा और उसने देखा कि एक जेल में तो कैदियों को एक ही छोटे से सेल में 20 कैदियों को रखा हुआ है, तो मानव अधिकार कहेगा बेशक कैदी हैं पर क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? ये कैदी हैं, ये अलग बात है, पर इनका तो अधिकार तो होना चाहिए ना कोई। एक मानव के तौर पे तो इन्हें अधिकार मिले हुए हैं। एक छोटे से सेल में आपने 25 लोगों को क्यों रखा हुआ है? तो मानव अधिकार क्या देगा बेटा? सुझाव देगा कि भैया एक सेल में 5-5 ही रखो, ये आपने गलत किया हुआ है। तो यानी इस तरह के काम ये कर सकता है, किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। अब आएगा कैसे सवाल, इनमें से कौन सा कथन सही है? 3 कुछ भी लिख देगा। चौथा कहेगा क्या मानवाधिकार आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। और वो जेल में बंद कैदियों की जो स्थिति है उसका निरीक्षण करके क्या अपने कोई सुझाव दे सकता है? दे सकता है, इसी काम के लिए तो उसको बनाया ही गया है। ठीक है, चलिए। मुआवजे हर्जाने की भुगतान की सिफारिश। देखो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो ये कहेगा भैया मुआवजा दो, इसको मुआवजा दो या हर्जाना दो, दंड दो इस बात का हमें। पर ये अपने आप से नहीं लगा सकता, बस ये सिफारिश कर सकता है, ये सुझाव दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने हर्जाना ना दिया हो तो फिर मानव अधिकार आयोग उसे फांसी पे लटका देगा, ऐसा नहीं है। इसके हाथ में केवल सिफारिश करने का अधिकार है कि भाई इस आदमी के साथ गलत हुआ है, इसे आप हर्जाना दो, मुआवजा दो, 50,000 मुआवजा इसे दिया जाए। पर इसके अपने हाथ में ऐसे नहीं है कि छीन के ले दे उसकी जेब में रख देगा, छीन के उसकी जेब में रख दे, ऐसा इसके हाथ में नहीं है बेटा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये अपनी रिपोर्ट किसे देगा। तो इस तरह के आयोग ज्यादातर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के सामने रखते हैं और वहां से ये संसद के दोनों सदनों में, यानी कि आज का मानवाधिकार आयोग है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और एक पेज ले जाके किसके पास रख देगा? ऐसे पेज ले जाके रख देगा, लो जी राष्ट्रपति जी ये हमारी रिपोर्ट है। अब राष्ट्रपति जी कहेंगे इस पे चर्चा होनी चाहिए तो इसे राज्यसभा में एक कॉपी करवाओ। राष्ट्रपति जी फोटोस्टेट वाले को बुलाएंगे, भैया एक कॉपी राज्यसभा में और एक कॉपी इसकी लोकसभा में। तो दोनों सदनों के समक्ष यानी सामने इसकी रिपोर्ट रखी जाती है संसद के। तो अब आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि भैया मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना इसकी शक्ति है? हाँ जी है, बिल्कुल है। क्या ये जेलों का दौरा कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। मुआवजा सिफारिश कर सकता है, हर्जाने की कर सकता है। और अपनी रिपोर्ट के समक्ष याद रखना है राष्ट्रपति के समक्ष। क्या ये दोनों सदनों में भी रखी जाएगी? हाँ जी, दोनों सदनों में भी रखी जाएगी। और ये सारी चीजें आपको अंग्रेजी में भी यहां पे मिलेंगी। अब राज्य मानवाधिकार आयोग, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इसी पे लास्ट करेंगे।
इसी पे लास्ट करेंगे बेटा हम, ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहला सवाल आपके लिए पूछा जाएगा कि आपका उत्तर प्रदेश का जो मानवाधिकार आयोग है उसमें तो लिखा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब हमारे देश का, पर अपने हर राज्य के भी मानवाधिकार आयोग हैं। उसमें यूपी का कहां पर है, पहला सवाल ही बनेगा। तो भैया यूपी का मानवाधिकार आयोग है लखनऊ में। पहले अध्यक्ष रटने ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप नहीं रटोगे तो जो रटेगा वो सही सवाल करके आएगा। एपी मिश्रा। न्यायमूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जज हैं सारे के सारे। अध्यक्ष जो भी बनेगा ना वो जज ही बनेगा, तो इसके सामने न्यायमूर्ति लगाने की, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारे ही जज हैं। हम सीधे कहेंगे एपी मिश्रा। एपी मिश्रा, एपी मिश्रा। और अभी हैं बालकृष्ण नारायण। अभी कौन है अध्यक्ष? बालकृष्ण नारायण। ये न्यायमूर्ति वर्ड छोड़ देना आप, ठीक है। कार्यकाल इनका भी सेम रहेगा बेटा, हमने 3 साल या 70 साल, सेम रहेगा। अब इसकी स्थापना की डेट, जैसे उसकी हम 1993 याद करेंगे ना, वैसे ही हम इसकी 7 अक्टूबर 2002 करेंगे। 7 अक्टूबर 2002। अब एक बहुत अच्छी चीज आएगी कि भैया इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। जबकि राष्ट्रीय वाले की कौन कर रहे थे बताओ? राष्ट्रीय वाले की ये जो नियुक्ति है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था, वो कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति। आपको पता ही है जो शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति जी के पास होती हैं वही अक्सर राज्य में राज्यपाल के पास भी होती हैं। वही अक्सर राज्य में राज्यपाल के पास भी होती हैं। तो सीधे सीधे नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। हटाने का अधिकार, लेकिन यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, वहां हटा भी राष्ट्रपति जी सकते हैं, पर यहां भी हटाने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास ही है। राज्यपाल हटा नहीं सकते, राज्यपाल हटा नहीं सकते। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक अंतर है कि वहां पे हटाने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट जांच करवाएगा, पर जांच अगर हो गई और हटाना है तो हटाने का काम वहां राष्ट्रपति जी करेंगे, पर यहां राज्यपाल नहीं कर सकते। बेशक नियुक्ति यही कर रहे थे, हटाएंगे वहां भी राष्ट्रपति, वहां भी राष्ट्रपति। अब तक कितने राज्यों में? तो पूरे 28 राज्यों में है मानवाधिकार आयोग, पूरे 28 में। सारे राज्यों में अपने 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 मानवाधिकार आयोग है बेटा, याद रखना है। और एक पॉइंट यहां आएगा कि SHRC जानते हो आप? ये SHRC का मतलब है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राज्य वाला, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देवेंद्र देखना किसी की क्लास है क्या यूपी पुलिस या होमगार्ड में इसके बाद? 6 बजे, 7 बजे। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये केवल उन्हीं मामलों में जांच करेगा जहां संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची के अंतर्गत जो है। मुझे बताओगे संविधान में कितनी सूचियां हैं? संविधान में कितनी सूचियां हैं? बताओ जल्दी से, संविधान में कितनी सूचियां हैं? क्या 1, 2, 3, 4? तो देखो, एक है केंद्रीय सूची। बेटा बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक खत्म होते ही 50 के 40 सवाल जो भी बन सकते हैं सारे करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। प्रैक्टिस से ही होगा ये, इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं जोड़ पाओगे आप। कैसे जोड़ोगे ट्रिक बताओ? तो ध्यान रखना है कि भाई जो संविधान की केंद्र सूची वाले मामलों को तो केंद्र सरकार ही देखेगी। 3 सूची हैं, बहुत शानदार। आप खुद पे ना भरोसा कम करते हो, वरना तो सारे सवाल जितने भी मैंने पूछे सबके सही जवाब दे रहे हो आप। तो याद रखना है कि भैया केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है वो, जो या तो राज्य सूची के अंदर आए, या तो राज्य के अंदर में आए, या तो फिर आए संवर्ती, यानी संवर्ती जिन पे दोनों का अधिकार है, जिन पे दोनों का अधिकार है बेटा। हाँ ठीक है, चलिए याद रखना है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि राज्य या संवर्ती सूची के जो अंतर्गत आता है। और ये बहुसदस्यीय है यहाँ, ये लेकिन यहाँ 3 ही मेंबर होते हैं, यहाँ केवल 3 मेंबर हैं। 3 मेंबर हैं,
ठीक है जी, कौन कौन है 3 मेंबर? देखो यहां का अध्यक्ष होगा हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ या कोई भी जज। अच्छा, बस एक अंतर कर दिया, वहां जो अध्यक्ष होता था वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजीआई या कोई भी जज, यानी हाँ ठीक है, पर मेरी 7 बजे जीडी में क्लास है, मेरे ध्यान नहीं रही, तो ध्यान रखना है बेटा। ये वहां पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश या कोई भी जज, यहां हाई कोर्ट का है। दोनों अध्यक्ष में इतना अंतर है, दोनों अध्यक्ष में इतना अंतर है, ध्यान रखना है। और यहां मेंबर 1 कौन हो सकता है? तो हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड हो या काम करने वाला जज, केवल जज। अध्यक्ष होगा मुख्य जज या, और सुप्रीम कोर्ट याद रखना है बेटा, सॉरी सदस्य एक होगा, हाई कोर्ट से हो, वो रिटायर्ड हो गया तो भी चल जाएगा, काम कर रहा है तो भी चल जाएगा, तो सदस्य एक ये हो जाएगा। और ध्यान रखना है बेटा, कोई जिला न्यायालय में भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो, पर 7 साल का अनुभव हो से, 7 साल का अनुभव, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, लेकिन 7 साल का उसे अनुभव होना चाहिए। और यहां पर ध्यान रखना है, एक आदमी मानवाधिकार विशेषज्ञ है, मानवाधिकार विशेषज्ञ। जैसे वहां 3 थे, वहां जल्दी बताओ 3 में से कितनी महिलाएं होनी चाहिए थी? वहां 3 में से कितनी महिलाएं बेटा? 3 या 70 साल, समझ में नहीं आया बेटा, 3 या 70 साल ऐसे कि या तो वो 3 साल हो जाएं पूरे, 3 वर्ष, या 70 साल की उम्र अगर उसकी पहले हो गई ना, मान लो मैं एक ऐसे जज को जानता हूं जो 68 साल का है, जो इसमें अध्यक्ष बन गया। अब जो 68 साल वाला है ना, 68 साल वाला, वो क्या करेगा? 68 साल वाले को तो 2 साल में ही उसकी उम्र हो जाएगी 70, तो फिर वो 3 साल नहीं कर सकता काम, उसे 70 की में तो हटना ही पड़ेगा, 70 की उम्र में किसी भी कीमत पे हटना पड़ेगा। तो ये है, हाँ बहुत बढ़िया, एक महिला होती थी, यहां वो नहीं है। तो यहां 2 तो न्यायाधीश हैं और 1 विशेषज्ञ है। वहां 1 न्यायाधीश मुख्य था, 2 और न्यायाधीश थे बेटा, याद रखना है। 3 विशेषज्ञ थे, उन तीनों में 1 महिला थी, और 7 पदेन सदस्य थे, 7 पदेन सदस्य थे। ठीक है, चलिए कल हम यहां से शुरू करेंगे। मैं फिर से ये पढ़ाऊंगा आपको अध्यक्ष, यहां तक आपको रिवाइज करके आना है बेटा। 10 मिनट मेरी आपसे वो रहेगी कि कल 15, कल जब आप आएंगे क्लास में, तो ये टास्क है, कल जब आएंगे 15 मिनट रिवाइज करके, कम से कम उससे पहले रिवीजन करके ऐसे आएंगे आप, कम से कम 15 मिनट रिवीजन करके। और मैं भरोसा दिला रहा हूं, है ना, हाँ दोबारा पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसे बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे याद हो जाए, मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट में भी हम इसे शामिल करेंगे, हम कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, देखो मेरी कोशिश तो फिर आप सबके लिए बराबर है, तो जो केवल क्लास ही लेगा वो तो फिर अगर 50,000 बच्चे ले रहे हैं तो 50 का तो सिलेक्शन नहीं होगा, 1 लाख ले रहे हैं तो 1 का तो नहीं होगा, यानी होगा उसका जो खुद अपनी भी मेहनत जोड़ देगा। तो जो सीरियस बच्चे हैं और जिनकी नौकरी की सच में जिन्हें ज़रूरत हो, वो मेरी एक बात मान लेना कि वो ज़रूर घर से पढ़ के आएंगे, ज़रूर पढ़ के आएंगे। और अगर फिर जब वो पढ़ेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है उन्हें कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो फिर वो पूछेंगे कि भैया ये समझ में भी नहीं आया, इसे भी बता देना। ठीक है, अभी नहीं है बेटा कंप्लीट, अभी नहीं है मानवाधिकार, 1 या 2 क्लास और चलेंगी, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, हर जगह सवाल आता है, एसआई में भी सवाल आता है, और हम इसे किसी भी कोताही नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।